हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डेप्थ एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 20 साल से भी ज़्यादा ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी एडवर्टाइजिंग की जो एजेंसी सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाने का काम करती है। और उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो देखिए, प्रिंट मीडिया यानी कि जो नॉर्मली अगर आप देखोगे जो न्यूज़पेपर्स में हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं तो वो प्रिंट मीडिया के अंदर आता है। तो उसके अलावा जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं, जो ब्रोशर्स वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं तो वो ये कंपनी करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये कंपनी काम करती है। जो नॉर्मली हम मोबाइल्स वगैरह के अंदर देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आता है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे आपने एक जो नॉर्मली रेडियो चलता है तो वो रेडियो के अंदर भी जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो भी ये कंपनी करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम आउटडोर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ आ जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, टेलीविजन चैनल्स हो गया, एफएम यानी कि जो फैशन जो रेडियो वाले चैनल्स होते हैं तो वो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो होर्डिंग्स वगैरह लगती है, जो नॉर्मली आप रोड्स वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे जो नॉर्मली एडवर्टीजमेंट आपको नजर आते हैं तो वो भी ये चीज़ें करने का ये कंपनी काम करती है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में हमें कंपनी के क्लाइंट्स नजर आते हैं। अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से भी है, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, ज्वेलरी, अपैरल, तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर से हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी अच्छी तरीके से हमें ग्रोथ हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से इतनी सारी नई कंपनी जब इंडिया में ओपन हुई है तो वहाँ पे डेफिनेटली हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे उन्हें अपने प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करना है ताकि ज़्यादा कस्टमर तक, ज़्यादा लोगों तक उनका प्रोडक्ट का रीच हो सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो सकती है। और उसमें खास करके अगर आप देखोगे जो डिजिटल मार्केटिंग वाली कंपनीज है वो ज़्यादा आपके फोकस में होनी चाहिए। ये यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स है, उसके बारे में हम अलग से बात करने वाले, तो मैं अभी यहाँ पे फाइनेंशियल्स को यहाँ पे अभी बात करने के लिए अवॉइड करूंगा। अब अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के साथ में जो इनके रिलेशनशिप है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे 20 साल से वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं प्रमोटर्स, यहाँ पे उनके प्रमोटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नजर आते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाली सर्विसेज यहाँ पे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी कस्टमर के साथ में बिजनेस हो जाता है उसके बाद में फिर से नहीं होता है। यहाँ पे रिपीट कस्टमर बेस भी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो ये पहला रीजन है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका 1 से 1.5 करोड़ का प्रॉफिट अगर आप कमा रहे हो तो और वहाँ पर आप सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख रुपए का आईपीओ लेके आ रहे हो तो वहाँ पर डेफिनेटली अगर आपको जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप जो बैंक की ओडी है वो आप ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे एक वर्किंग कैपिटल यानी कि आपको कैश रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर अगर आप आईपीओ लेकर आ रहे हो तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती है। तो डेफिनेटली जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव है हमें यहाँ पे इतने अच्छे नजर नहीं आते और वहाँ पे कई तरीके से अगर आप देखोगे तो कोई ग्रोथ के इंडिकेशन हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कंपनी अपने आप को एक 25-30% ग्रोथ वाली कंपनी बनाना चाहती है, क्योंकि वैसी चीज़ें मतलब आप नॉर्मली कैश के इश्यूज हैं आपको तो उसके लिए आप आईपीओ लेकर आ रहे हो। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स से पहले कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अखिलेश चतुर्वेदी, धर्मेश चतुर्वेदी और परेश चतुर्वेदी, ये तीनों कंपनी के प्रमोटर्स हमें नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 13 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट, और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 17 करोड़ के लगभग एसेट का नंबर हमें नजर आता है। और लगभग अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 39 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट था। फिर उसके बाद में 2021 में कोविड आया था तो उसकी वजह से दिक्कतें हुई थी, तो यहाँ पे 9 लाख रुपीज़ पे नंबर आ चुका था। लेकिन पिछले साल अगर आप देखोगे तो 1 करोड़ 9 लाख रुपीज़ पे नंबर हमें नजर आता है। और अभी 6 महीने में कंपनी ने 87 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लिया है। तो अगर हम 87 लाख रुपीज़ को अगर हम एज अ बेस अगर हम मान के चलते तो लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपीज़ के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। और अगर हम वो पिछले साल की कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 60 लाख से वो नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन परसेंटेज वाइज वो नंबर हमें यहाँ पे 50% के लगभग हमें वो नंबर बढ़ता हुआ नजर आएगा।
अब अगर हम रेवेन्यू की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लगभग 20 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स थे। तो भले ही यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स उतने नहीं थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन अगर हम 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14 करोड़ के लगभग ये नंबर आ चुका है। तो लगभग 28 से 30 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप देखोगे खास करके ये वाला जो क्वार्टर है, ये जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला जो क्वार्टर है, तो वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, आज भी अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह ओपन करोगे तो वहाँ पे जो दिवाली की अभी बहुत ज़्यादा होर्डिंग्स वगैरह आपको लगी हुई नजर आएगी। फिर इसके बाद में जो न्यू ईयर आने वाला है तो उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट्स हमें नजर आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ पे ये क्वार्टर कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 अक्टूबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 3 नवंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 30 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 4,000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपये लगेंगे। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख रुपए का ही हमें आईपीओ नजर आता है। और जिसमें से अगर हम एट दी एंड अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो 50% का ही रिटेल कोटा है। यानी कि 2 करोड़ 5 लाख का ही हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है। और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। तो बीएससी का एसएमई मैंने अधिकतर देखा है कि जो कंपनी बीएससी पे लिस्टेड होती है तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का खास करके जो एचएनआईज होते हैं उनका इतना इंटरेस्ट मैंने देखा नहीं है। लेकिन कुछ आईपीओ में जहाँ पे जो बड़े बड़े आईपीओ होते हैं 30-40 करोड़ वाले, तो वहाँ पे थोड़ी इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे जो 10-15 करोड़ के अंदर वाले आईपीओ होते हैं वहाँ पे मैंने इतना इंटरेस्ट एक्चुअली में एचएनआईज का नहीं देखा है। अब अगर हम यहाँ पे ओपनिंग डेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो 9 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। 10 नवंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है। और 11 नवंबर को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 14 नवंबर को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे जो क्लोजिंग डेट है तो उसके मुकाबले 10 से 11 दिन के लगभग ये आईपीओ में क्या कहते हैं उसके बाद में हमें ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपका जो रिफंड है अगर कहीं ना कहीं अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वहाँ पे 1 हफ्ते बाद आपको वहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे मिनिमम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पे लगेंगे। और यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर आप मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए 5 करोड़ 10 लाख का ये आईपीओ में नजर आता है और जिस तरीके की फिनोमिनल लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एक अच्छा इंटरेस्ट यहाँ पे इस आईपीओ में बन सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इसके अलावा 3-4 और एसएमई कंपनीज के आईपीओ उस वक्त हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं और उस वक्त एक मेन लाइन आईपीओ भी हमें नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली वहां पे काफी जो इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा नजर आ रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर आपके पास में सिर्फ 15,000 रुपए हैं तो जो मेन लाइन में आईपीओ ओपन होता हुआ हमें नजर आ रहा है इसका नाम है डीसीएक्स सिस्टम्स करके, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में सपोज अगर आपके पास में 2.5 लाख रुपए हैं तो आप ये चाहते हो कि मुझे 2 एसएमई में लगा दूं और एक में मेन लाइन आईपीओ में रिटेल एप्लीकेशन लगा दूं, तो उसमें से अगर आपको 2 अगर वो चुनना है तो मेरे ख्याल से एक वाइटल केमटेक करके जो कंपनी है उसके अंदर आपको 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक टेक्नोपैक पॉलीमर्स करके कंपनी है तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन लगनी चाहिए। और उसके बाद में अगर आपके पास में अगर और 1-1.5 लाख रुपए अगर आपके पास में है तो वहां पर आप डेप्थ एडवर्टाइजिंग के अंदर ये जो कंपनी है उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एसएमई कंपनीज में मेरे जो पहले 2 प्रेफरेंस रहेंगे वो रहेगा कि वाइटल केमटेक और उसके अलावा जो टेक्नोपैक पॉलीमर्स है तो वो 2 मेरे पहले प्रेफरेंस रहेंगे। और थर्ड प्रेफरेंस मेरा यहाँ पे डेप्थ एडवर्टाइजिंग रहेगा। तो मेरे ख्याल से तो अगर जिनके पास 10-15 लाख रुपए अगर ऐसे ही बैंक में पड़े हुए हैं तो जितने भी अभी एसएमई कंपनीज के आईपीओज अभी नजर आ रहे हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और खास करके 10 करोड़ के नीचे वाले जो आईपीओज हैं वहां पर आप ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करेंगे और वहां पर अगर नॉर्मली 10-15 टाइम का सब्सक्रिप्शन अगर हो रहा है तो भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। और ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे हार्डली 10 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। 15-16 करोड़ का मार्केट कैप हमें आईपीओ प्राइस पे नजर आता है। तो अगर डबल पे भी लिस्ट होता है तो वहाँ पे हार्डली 30 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप रहेगा कंपनी का। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये यहाँ पे लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ये मेरे ख्याल से आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि डेप्थ एडवर्टाइजिंग के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।